Bismillahirrahmanirrahim. We start with the 11th lecture of medicinal chemistry. It is about principles of drug action, and the topic for today is bioisosteric replacement and the attachment of drugs with receptors. So the main things we are going to discuss in this lecture would be principles of drug action, in that topic we will focus on bioisosteric replacement, drug receptor bonding, and then different theories about drug receptor bonding. So we start with bioisosteric replacement. What is a bioisoster? Bioisosters are functional groups that have similar spatial and electronic कैरेक्टर. ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका स्पेशियल यानी कि जो 3 डायमेंशन में वो जगह घेरते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर है जो उनका पाई बॉन्डिंग है या दूसरा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हों, उन फंक्शनल ग्रुप्स को बायोआइसोस्टीयर्स कहते हैं. इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोआइसोस्टीयर्स आर केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स with similar physical or chemical properties which produce broadly similar biological properties to another chemical compound. तो इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स जो कि जिनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हों और अगर वो किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से इंटरेक्ट करें तो मोर और लेस सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस करें, तो उनको आपस में एक दूसरे के बायोआइसोस्टीयर्स कहेंगे. अब इनका फ़ायदा क्या है? इन मैनी केसेस रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप विद अ बायोआइसोस्टीयर रिजल्ट्स इन अ न्यू कंपाउंड दैट रिटेन्स द एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट. तो ड्रग्स में क्या होता है बाज़ औक़ात के आप किसी एक ग्रुप को उसके किसी दूसरे बायोआइसोस्टीयर से रिप्लेस कर देते हैं तो वो जो कंपाउंड है या ड्रग है वो अपने ओरिजिनल जो पेरेंट कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो बरकरार रखता है. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि डिफरेंट मार्केटेबल एनालॉग्स बनाए जा सकते हैं एक ही ड्रग के और फिर उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और उनको फाइन ट्यून किया जा सकता है. आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं. यहाँ पे कुछ आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट्स दिखाई गई हैं. ये एक बहुत ब्रॉड किस्म की फिगर है जिसमें देखें कि फ़िनाइल ग्रुप है अगर तो आप पेरिडाइल ग्रुप उसकी जगह अगर इस्तेमाल कर दें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं. मतलब जितनी जगह ये घेरता है तकरीबन उतनी ही जगह ये वाला ग्रुप घेरेगा. बाकी फिर ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है. तो इस तरह से इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं. फिर थीनाइल ग्रुप को अगर आप देखें तो यहाँ पे सल्फ़र का लोन पेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो ये इसकी भी एरोमेटिसिटी बरकरार रहेगी और दूसरा ये भी उस जैसी सिमिलर स्पेशल अरेंजमेंट भी इसकी होगी. ये प्लेनर ग्रुप है तो ये एक दूसरे के बायोआइसोस्टीयर्स हैं. इसी तरह ये बाकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के बायोआइसोस्टीयर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं. इस तरह के ग्रुप्स जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनकी एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक और स्पेशल करैक्टर्स होनी चाहिए, उसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं. एक बायोआइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट से हम चेक करते हैं कि किसी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं. ये नीचे जो ड्रग शो की गई है फिनोथायाजीन, ये एक एंटी साइकोटिक ड्रग है. जिस तरह क्लोरोप्रोमाजीन एक और ड्रग है उस तरह की बिल्कुल ये ड्रग है और इससे मतलब ये जो साइकोलॉजी के मरीज़ होते हैं या जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है. अब अगर आप इस रिंग्स को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ प्लेनर. वाई? बिकॉज देयर आर 2 एरोमेटिक रिंग्स एंड यू नो दैट एरोमेटिक रिंग्स आर प्लेनर. एंड व्हाट अबाउट द रिंग इन द मिडल? इसमें नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो वो काइंड ऑफ
प्लेनर बॉन्ड्स ही होंगे। और सल्फ़र को अगर आप देखें तो उसमें भी जो उसके दो लोन पेयर्स हैं वो अबव और बिलो इधर से अरेंज हो जाएंगे, और ये जो वी शेप्ड बॉन्ड है उसका ऑक्सीजन की तरह का, तो ये उनकी प्लेन के साथ ही अरेंज हुआ है जो ये दो एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो ओवरऑल इस रिंग को आप एक प्लेनर सिस्टम कह सकते हैं, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं अगर हम किसी ग्रुप को इसमें रिप्लेस करते हैं, तो अगर हम सल्फ़र को रिप्लेस कर दें, सल्फ़र को रिप्लेस कर दें हम एक डबल बॉन्ड से, तो क्या होगा? सल्फ़र में पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, चूँकि उसके पास 2 लोन पेयर्स थे, तो उसकी वजह से उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अगर आप इसको एक डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटीसाइकोटिक ही रहती हैं, मतलब ये जो कंपाउंड बन गया है डाई बेंजा एजिपीन, ये स्टिल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी एंटीसाइकोटिक हैं, और ये मतलब एक जैसी इन दोनों की एफिकेसी ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रहेंगी। अब अगर हम मज़ीद इसमें चेंज करते हैं, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं, अगर आप इसको रिड्यूस कर देते हैं, अब मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी ख़त्म हो गई, अब इसकी शेप चेंज हो गई। जब शेप चेंज हो गई, डेफिनेटली जिस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर रहा था, अब उसके साथ ये उस तरह बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो जगह प्लेनर थी या वो एक्टिव साइट जहाँ पे ये जाके बाइंड करती है ड्रग, वहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल फिट आ सकता है, तो अब जो इसकी शेप बन चुकी है ये उसके अंदर फिट नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको मज़ीद रिप्लेस देखें, जब एक बायो आइसोस्टीर से रिप्लेस किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी उसकी मज़ीद ट्यूनिंग की। अब यही वाली ड्रग अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट अ न्यूरोलेप्टिक नाउ, मतलब अब ये साइको एक्टिव वो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, मतलब उसका वो फंक्शन ख़त्म हो गया है, बिकॉज इट कैन नॉट बाइंड टू दोज रिसेप्टर्स। और अब ये एंटीहिस्टामीन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल। तो एंटीहिस्टामीन क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि डिफरेंट एलर्जीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें एंटीहिस्टामीन्स कहते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये वर्ड जो है ये स्पेसिफ़िक एक क्लास है ड्रग्स की जो कि एलर्जीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप एक बायो आइसोस्टीर को रिप्लेस करते हैं और फिर उसमें मज़ीद फाइन ट्यूनिंग करके तो ड्रग की कंप्लीट क्लास भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है ड्रग रिसेप्टर बॉन्डिंग, के ड्रग जाके बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कैसे करती है या उसकी कैसी बॉन्डिंग होती है उसके साथ, इसके बारे में भी डिफरेंट हमने जो थ्योरीज़ हैं उनको स्टडी करना है। तो जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं बिटवीन ड्रग्स एंड लिगेंड्स, बिटवीन लिगेंड्स एंड रिसेप्टर्स, लिगेंड्स वो जो ड्रग का मॉलिक्यूल है और रिसेप्टर्स जो कि बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं या एंजाइम है जहाँ पे जाके वो अटैच होता है, दे बोथ कंट्रीब्यूट टू द बाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड बायोलॉजिकल एफिकेसी। अब इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बाइंडिंग स्ट्रेंथ कि ड्रग कितनी स्ट्रांगली बाइंड कर रही है उस रिसेप्टर के साथ, और फिर बायोलॉजिकल एफिकेसी के ड्रग कितनी एफिशिएंसी दिखा रही है, मतलब वो अपने एक्शन को किस तरह पूरा कर रही है, क्या 100% वो अपना काम कर रही है जिसके लिए ड्रग को हमने बॉडी के अंदर लिया है, या वो नहीं कर रही। इसको एफिकेसी कहते हैं कि कितने परसेंट वो ड्रग जो है वो उस बीमारी को या उस ट्रीट कर रही है या उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, जो भी उसका पर्पज़ है। Receptors and enzymes are proteins of well-defined secondary and tertiary structures and yield a unique active site structure that is essential for the specific binding of ligands. अब इसमें देखें कि आपको पता है कि जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, और एंजाइम जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो उनका प्रॉपर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और एक प्रॉपर उनकी शेप होती है, और उस शेप की वजह से एक यूनिक उनकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल्स ही बाइंड कर सकते हैं। मतलब हर तरह का मॉलिक्यूल उसके अंदर जाके नहीं अटैच हो सकता क्योंकि उसकी शेप स्पेसिफिक है, उसके अंदर स्पेसिफिक किस्म की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं और वो उसके साथ जाके अटैचमेंट हो सकती है।
तो रिसेप्टर्स वो क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं and generally have helices that span the membrane by total occupation of backbone hydrogen bonding sites. इसमें ना हेलिसेस जो है ना वो स्प्रिंग की तरह के, वो आप देखें कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर अक्सर आपने देखे होंगे जो कि उनको एक सेकंड में आपको आपने देखा होगा इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको शो हो रहे होते हैं। मतलब प्रोटीन में हम अक्सर जो है वो उसकी पूरी जो केमिकल फार्मूला है वो नहीं ड्रॉ करते, बल्कि इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो हेलिसेस हैं, वो चेन्स हैं जिनके साथ प्रोटीन जाके एक ड्रग मॉलिक्यूल उन जगहों पे प्रॉपरली बाइंड कर सकता है। मतलब ये वो हेलिसेस या उसकी ओवरऑल शेप है, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइट्स होती हैं, तो जाके ड्रग इसके साथ अटैच हो सकता है, या जो भी बॉन्डिंग वहाँ पे पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोई और इंटरेक्शंस हैं, तो वो वाले वहाँ पे वो डेवलप कर लेगा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज़ लोगों ने पेश की कि ड्रग रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड करता है। उन मुख्तलिफ थ्योरीज़ को देखना है। तो सबसे पहले है रिसेप्टर थ्योरीज़। इसमें आप देखें अगर कि 20th सेंचुरी की स्टार्ट में लैंगली एंड एरलिक दो साइंटिस्ट थे, दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिसेप्टर। इन्होंने सबसे पहले रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट दिया कि रिसेप्टर वो प्लेस है कि जहाँ पे जाके ड्रग बाइंड करती है या ड्रग उसके साथ अटैच होती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। एंड क्लार्क वाज द फर्स्ट टू क्वांटिफाई ड्रग इंड्यूस्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड प्रपोज्ड अ मॉडल टू एक्सप्लेन ड्रग मीडिएटेड रिसेप्टर एक्टिवेशन। क्लार्क वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये क्वांटिफाई किया कि ड्रग जाके तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करती है बॉडी के अंदर। मतलब हमने एक ड्रग ली लाइक पेनाडोल ली, तो वो जाके जो आपका सर दर्द हो रहा है या कोई पेन है तो उसको कैसे जाके तो रिस्पॉन्ड करेगी और उसको ख़त्म करेगी। तो ये इसमें रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है कि वो जाके अटैच कहाँ पे होगी, उसको एक्टिवेट करेगी रिसेप्टर को, और फिर वो जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लार्क ने पेश किया। In 1901 लैंगली चैलेंज्ड द डोमिनेंट हाइपोथेसिस दैट ड्रग्स एक्ट एट नर्व एंडिंग। उस टाइम तक ये समझा जाता था कि जो ड्रग्स हैं वो नर्व एंडिंग्स पे जाके एक्ट करती हैं। मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपको पता है पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स मौजूद हैं जो कि सेंसेशन जिनकी वजह से होती है। मतलब आपको बॉडी में जो सेंसेस हैं, आपका जो टच का सेंस है वो इस वजह से काम करता है, जो कि नर्व एंडिंग्स हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर। अब ये हाइपोथेसिस था कि जो ड्रग्स हैं वो उन नर्व एंडिंग्स पे जाके एक्ट करती हैं और फिर उससे कोई फर्दर एक्शन जनरेट होता है। लेकिन लैंगले ने क्या किया, उसने निकोटीन को टेस्ट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया हैं, ये नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं। मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जो सेल्स हैं उनके अंदर जाके निकोटीन का एक्शन हो रहा था, इवन आफ्टर द डी जनरेशन ऑफ द सवियर प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स। उसने जो नर्व एंडिंग्स थी उन गैंग्लिया की, उनको ख़त्म कर दिया, उनको डैमेज कर दिया, लेकिन स्टिल उसने देखा कि ये निकोटीन उस पर एक्ट कर रही है और उन सेल्स के साथ जाके तो बाइंड कर रही है। तो उससे उसने साबित किया कि जो ये हाइपोथेसिस है कि ड्रग्स जो हैं वो नर्व एंडिंग्स के ऊपर एक्ट करती हैं, ये गलत है। ड्रग्स एक्चुअली सेल के अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको जाके बाइंड करती हैं। वो भी आगे हम मज़ीद डिटेल्स इसकी देखते हैं। तो उसने 1905 में कॉन्सेप्ट दिया रिसेप्टिव सब्सटेंस का स्केलेटल मसल सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से कोई ड्रग का एक्शन हो रहा था। तो अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंजेक्शन हैं आपको मसल के अंदर लगते हैं, तो वो ड्रग किधर जाती होगी? डेफिनेटली मसल के सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं, तो उनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करती होगी और वहाँ से एक्शन जनरेट होगा। तो ये उसने साबित किया कि जो ड्रग्स हैं वो स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड करती हैं। और फिर उसने ये भी बताया कि दीज रिसेप्टिव सब्सटेंसेस वर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़, कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर
ये रिसेप्टिव सब्सटेंसेस डिफरेंट थे, मतलब ये नहीं कि एक जैसा एक ड्रग है तो वो हर तरह के एनिमल में एक जैसा असर दिखाएगी। तो ये नहीं, उसने कहा कि ये बात नहीं है, मतलब हर स्पीशी के अंदर रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं और वो रिसेप्टर्स फिर उनकी ड्रग भी स्पेसिफिक होगी। और यहाँ पे उसने वो दिखाया कि जो निकोटीन इंड्यूस्ड मसल पैरालिसिस है वो मैमल्स में होता है लेकिन क्रे फिश के अंदर नहीं होता। क्रे फिश एक एनिमल है जिसके अंदर एक फ़िश है जिसमें उसने टेस्ट किया तो वहाँ पे अगर निकोटीन इंड्यूस की जाए मसल्स के अंदर तो उनके अंदर जो पैरालिसिस का एक्शन है वो क्रे फिश के अंदर उसने देखा कि नहीं होता, क्योंकि जहाँ वो उधर जाके तो निकोटीन बाइंड नहीं कर सकती। इट मीन्स के जो रिसेप्टर्स हैं निकोटीन के वो स्पेसिफिक हैं मैमल्स के लिए या डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए। ये रिसेप्टर थियरी थी। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्यूपेंसी थियरी को। ऑक्यूपेंसी थियरी क्या कहती है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लार्क टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स एट रिसेप्टर्स। और उसने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग बाउंड एंड दैट द मैक्सिमम रेस्पॉन्स वुड बी एलिसिटेड वंस ऑल रिसेप्टर्स वर ऑक्यूपाइड। उसने क्लार्क ने कहा कि जितनी ज़्यादा ड्रग बाइंड करेगी रिसेप्टर्स के साथ उतना ही ज़्यादा ड्रग का एक्शन होगा और उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो ड्रग से ऑक्यूपाई हो जाएंगे। जितने रिसेप्टर्स मौजूद हैं उस एरिया में उन सारों के साथ जाके ड्रग अटैच हो जाएगी तो फिर रिस्पॉन्स पूरा उसका शो होगा। ये ऑक्यूपेंसी थ्योरी थी। मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि जितनी ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगी उतना ज़्यादा उसका एक्शन होगा। और जब ड्रग रिसेप्टर से हट जाती है तो फिर रिस्पॉन्स सीज कर जाता है, मतलब फिर उसका रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इस थ्योरी को एरिन्स ने 1954 में और फिर स्टीफनसन ने 1956 में मॉडिफाई किया और एफिकेसी ऑफ ड्रग के बारे में इसको मॉडिफाइड फॉर्म में पेश किया। तो उनकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी? According to them, a maximum effect can be produced by an agonist when occupying only a small proportion of the receptors termed as spare receptors. अच्छा, उसने बताया कि एगोनिस्ट अच्छा क्या होता है? एगोनिस्ट ड्रग को कहते हैं जो भी जाके तो रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करेगी उसको एगोनिस्ट कहेंगे। तो उसने बताया कि जब कोई एगोनिस्ट जाता है बॉडी के अंदर तो मैक्सिमम उससे जो इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा रिसेप्टर्स को वो बाइंड करता है तो उससे मैक्सिमम इफेक्ट नज़र आ जाता है। तो उन रिसेप्टर्स को स्पेयर रिसेप्टर्स कहते हैं। मतलब वो जो पहले क्लार्क ने ओरिजिनली कहा था कि जितनी ज़्यादा ड्रग बाइंड करेगी उतना ही ज़्यादा एक्शन होगा, इस बात को उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा जी कि थोड़ी ड्रग बाइंड करने से भी जो उसका एक्शन है वो प्रोनाउंस हो जाता है। एंड द रिस्पॉन्स इज़ नॉट लीनियरली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड। और ये उस तरह रिलेशन नहीं है जिस तरह क्लार्क ने कहा था कि जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे उतनी ज़्यादा एफिकेसी होगी, ऐसी बात नहीं है। ये एरिन्स और स्टीफनसन ने मॉडिफिकेशन दी उसकी थ्योरी के अंदर। फिर डिफरेंट ड्रग्स हैव वेरिंग कैपेसिटी टू इनिशिएट द रिस्पॉन्स। मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स के अंदर जो रिस्पॉन्स इनिशिएट करने की कैपेसिटी है वो भी मुख्तलिफ होगी, वो एक जैसी नहीं होगी। तो चाहे रिसेप्टर उनका एक ही हो, मतलब वो ड्रग्स के हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है या एफिकेसी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो एंड ऑल्सो डिफरेंट कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट एट द सेम साइट कैन हैव डिफरेंट एफिकेसी। यही बात अभी मैंने बताई है कि एक ही साइड पे अगर मुख्तलिफ कंपाउंड्स एक्ट करते हैं तो उनकी एफिकेसी भी एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। उससे आगे आती है जी रेट थ्योरी। रेट थ्योरी क्या कहती है? पैटर्न in 1961 explored a unique hypothesis to explain drug action in an attempt to provide a theoretical basis for some of his experimental findings. उसके कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये थ्योरी प्रपोज की। और इसमें उसने क्या कहा कि इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एनकाउंटर्स ऑफ द ड्रग विद द रिसेप्टर पर यूनिट टाइम। इसने कहा जी कि जो एफिकेसी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किसी ख़ास टाइम के अंदर एक ड्रग कितनी दफ़ा उस रिसेप्टर के साथ जाके उसको इनकाउंटर करती है, मतलब वो रिसेप्टर उसके साथ कितनी दफ़ा
बाइंड हो पाता है या ड्रग के रास्ते में आता है, तो उसके ऊपर एफिकेसी डिपेंड करेगी। तो उसको उसने एक जो प्रोपोर्शन है जो रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड का, उसको इस इक्वेशन की मदद से ज़ाहिर किया। इस इक्वेशन में x जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है इन ग्राम पर ml, K1 और K2 जो हैं ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट्स हैं पर सेकंड पर ग्राम मिलीलीटर में, और दूसरा पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो ये उसने इक्वेशन दी कि इस तरह से आप उसका जो रिसेप्टर्स की ऑक्यूपेंसी है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी मोर और लेस उसके अपने एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा रिलेटेड थी। फिर आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि अप्रोच ऑफ अ ड्रग इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द एक्टिव साइट। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई ड्रग अप्रोच करती है एक्टिव साइट को या उस प्रोटीन को या उस एंजाइम को, तो उस एक्टिव साइट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है जो उस ड्रग के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से मतलब उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है कि द सबस्ट्रेट प्लेज अ रोल इन डिटर्मिनिंग द फाइनल शेप ऑफ द एंजाइम एंड दैट द एंजाइम इज़ पार्शियली फ्लेक्सिबल। इस थ्योरी के मुताबिक एंजाइम की कोई प्रॉपर वो शेप नहीं है कि जिसके अंदर जाके ड्रग नहीं फिट होना है। ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम की शेप फ्लेक्सिबल है और वो उस ड्रग की हिसाब से एडजस्ट होती है। मतलब ड्रग जब उसके करीब जाएगी तो वो उसके हिसाब से उसमें कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगी। कन्फॉर्मेशनल चेंज तो आपको पता है कि विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड हो सकती है, मतलब एक कन्फॉर्मर दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज हो सकता है। तो एंजाइम की शेप जो चेंज होगी तो उसके बाद वो ड्रग उससे बाइंड करेगी। और ये इसमें दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन कंपाउंड्स कैन बाइंड टू द एंजाइम बट डू नॉट रिएक्ट बिकॉज द एंजाइम हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड टू मच। ये जब शेप चेंज हो सकेगी एंजाइम की तो वो डेफिनेटली डिस्टॉर्ट भी हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा फिर कई ड्रग्स उसके साथ बाइंड कर सकती हैं लेकिन वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एंजाइम की शेप चेंज हो चुकी होती है। और अदर मालिक्यूल्स में भी टू स्मॉल टू इंड्यूस द प्रॉपर अलाइनमेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट रिएक्ट। और कुछ मालिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इतने स्मॉल होंगे कि वो प्रॉपर जो अलाइनमेंट उनकी है वो नहीं हो पाएगी एंजाइम के साथ। जो एंजाइम की पॉकेट है या जो वो एक्टिव साइट है वहाँ पे वो प्रॉपरली फिट नहीं हो सकते और फिर इस वजह से भी रिएक्ट नहीं कर सकते। तो जो प्रॉपर सबस्ट्रेट होगा सिर्फ वही अलाइन भी हो जाएगा एक्टिव साइट के साथ और वही इफेक्ट भी कॉज कर पाएगा। तो ये देखें, ये एक प्रोटीन है, ये एंजाइम है और ये कोई ड्रग मालिक्यूल इसके नज़दीक आ रहा है। तो जब ड्रग मालिक्यूल करीब आएगा तो उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी और फिर ड्रग उसके अंदर फिट हो पाएगा। और ये देखें, ये अब ड्रग जो है प्रॉपरली उसके साथ अटैच हो गया या बाइंड हो गया और ये डेफिनेटली उसमें जो एक्शन है वो लेके आएगा। लेकिन अगर ड्रग प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता, उस पॉकेट या साइट के हिसाब से वो छोटा है या उसकी अटैचमेंट वहाँ नहीं हो पाती, तो फिर वो प्रॉपर जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मैक्रोमॉलिक्यूलर परटर्बेशन थ्योरी। रिसेप्टर्स जो हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स हैं और जब कोई एगोनिस्ट यानी कि ड्रग इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल परटर्बेशन लीड्स टू अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एक ख़ास जो है वो मतलब ये भी बेसिकली कन्फर्मेशनल चेंज ही है जिसके नतीजे में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और नॉन स्पेसिफिक अगर कन्फर्मेशनल परटर्बेशन हो जो कि एंटागोनिस्ट की बाइंडिंग की वजह से, इसमें या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता या अपोजिट रिस्पॉन्स आता है। अब एंटागोनिस्ट वो चीज़ होती है जो ड्रग के अपोजिट रिएक्शन करती है, कोई ऐसा केमिकल जो कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है और ड्रग ने क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ड्रग एगोनिस्ट होगी और जो उसके अपोजिट केमिकल है वो एंटागोनिस्ट होगा। तो अगर एंटागोनिस्ट बाइंड करेगा तो या चेंज नहीं आएगी या अपोजिट आएगी। और इस तरह से मतलब वो कहता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्पेसिफिक होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल से जो आएगा वही एंटागोनिस्ट से नहीं आएगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि ड्रग बोथ पॉसिबल परटर्बेशंस कॉज कर दे, यानी कि एज एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों तरह से वो काम करे, तो फिर तो एगोनिज्म मतलब
उसमें इख्तलाफ आ जाएगा और वहाँ पे वो लड़ाई वाला सीन हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ड्रग ऐसी होनी चाहिए जो कि एक तरह का रिस्पॉन्स सिर्फ क्रिएट कर सके। लास्ट है जी एक्टिवेशन एग्रेवेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस थ्योरी, दिस वन मैक्रोमोलिकुलर परटर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पे रिसेप्टर एग्जिस्ट्स इन एक्विलिब्रियम बिटवीन एन एक्टिवेटेड साइट एंड एन इनएक्टिवेटेड स्टेट। तो वो कहता है कि रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट के दरमियान में एक्विलिब्रियम में रहता है, और इन द एब्सेंस ऑफ अ ड्रग दिस डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट वुड एग्जिस्ट। तो इवन विदाउट अ ड्रग जो रिसेप्टर होगा वो एक्टिव और इनएक्टिव के दरमियान वाली स्टेट में रहेगा। तो एगोनिस्ट जो हैं वो एक्टिव स्टेट के साथ बाइंड करते हैं और एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड स्टेट के साथ बाइंड करते हैं। तो जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो दोनों स्टेट्स के साथ बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे उसने थोड़ी सी ज़्यादा क्लासिफिकेशन दे दी कि ड्रग जो है वो उस वक्त बाइंड करेगा जब रिसेप्टर की स्टेट एक्टिव होगी, एंटागोनिस्ट जो है वो उस वक्त बाइंड करेगा जब रिसेप्टर की स्टेट इनएक्टिव होगी, और अगर कोई पार्शियल एगोनिस्ट आप बना देते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दोनों स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और इसका वर्किंग मॉडल क्या है? मतलब इस थ्योरी के मुताबिक लिगेंड्स इंटरेक्ट विद द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस ऑफ द रिसेप्टर। लिगेंड यानी कि ड्रग के जो वो लिगेंड्स है वो कैसे बाइंड करते हैं, जो भी रिसेप्टर है एक्स्ट्रा जो सेल के बाहर वाली साइड पे उसका फेस है उधर जाके इंटरेक्ट करेंगे। पहले बाइंडिंग साइट जो है ना वो मेम्ब्रेन के दरमियान में डेफिनेटली हो सकती है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो वो एक्चुअली वो रिसेप्टर साइट्स हैं। वहाँ पे बाहर वाली साइड पे आके तो लिगेंड इंटरेक्ट करेगा। लिगेंड बाइंडिंग इंक्लूड्स अ लोकल कन्फर्मेशनल चेंज। तो लिगेंड जब बाइंड करेगा तो डेफिनेटली उस प्रोटीन के अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंज आएगी ताकि वो प्रॉपर्ली उसके साथ बाइंड कर सके। एंड कन्फर्मेशनल चेंज इज़ प्रोपेगेटेड वाया द मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिसेस। ये वही हेलिसेस हैं जिस तरह के मैंने आपको बना के दिखाए थे, तो उनमें चेंज आती है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है और उससे जो लिगेंड है उसके साथ प्रॉपर्ली बाइंड कर लेगा। और फिर कन्फर्मेशनल इससे क्या होता है कि इट लीड्स टू कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑन द इंट्रा सेलुलर फेस ऑफ द रिसेप्टर। वो जो प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रही है वो एक फेस उसका बाहर वाली साइड पे है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे, और एक फेस उसका अंदर वाली साइड पे है सेल के। तो जो इंट्रा सेलुलर फेस है वो भी डेफिनेटली जब बाहर से चेंज आएगी उसमें चेंज आएगी, और नतीजे में जो सेलुलर रेस्पॉन्स है, सिग्नल है या कोई डीफॉस्फोरिलेशन है, जो भी मतलब उसका रेस्पॉन्स है सेल का, वो उसके नतीजे में जनरेट होगा उस चेंज के नतीजे में कि सेल ने क्या करना है, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, किसी चीज़ को रिलीज़ करना है, कोई सब्सटेंस या जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो उसके नतीजे में होगा। तो ये उसका वर्किंग मॉडल है। अब हम देखते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ अ ड्रग विद रिसेप्टर को हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ कितना किस तरह से अटैच हो रही है, इस चीज़ की मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ड्रग और रिसेप्टर को अगर आप एक इक्वेशन की शक्ल में देखें तो व्हेन ड्रग बाइंड्स विद अ रिसेप्टर इट मेक्स अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर वो ब्रेक होगा तो ये के ऑफ से उसको जाहिर किया है कि ये अलग हो जाएंगे, और के ऑन का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास के डी और के ए। के डी क्या है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और इसमें आप देखें कि ड्रग और रिसेप्टर न्यूमरेटर के अंदर हैं जो कि अनबाउंड हैं, मतलब अलग अलग, और जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूमरेटर के अंदर है। लिहाजा इसकी जो वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतनी बेटर होगी। ये उससे रिलेटेड है IC50 वैल्यू से। IC50 वैल्यू ड्रग के लिए एक वैल्यू इस्तेमाल होती है जो कि बताती है कि 50% जो एक्शन है वो ड्रग कितनी अमाउंट से करेगी। तो ये वैल्यू जितनी छोटी होती है ड्रग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरह के डी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा ड्रग की जो बाइंडिंग है वो बेटर होगी। के ए को अगर आप देखें ये एसोसिएशन कांस्टेंट है, ये उसके ऑपोजिट है। तो इसमें देखें कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूमरेटर में है और दूसरा
ड्रग और रिसेप्टर अलग अलग जो हैं वो डिनोमिनेटर में हैं, तो इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। मतलब इन दोनों में से आप कोई भी ले लें तो उनकी वैल्यू के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ड्रग की बाइंडिंग कितनी अच्छी है रिसेप्टर के साथ। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसमें हम ये कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते क्या हैं। एफिकेसी, सबसे पहले हम एफिकेसी को देखते हैं। एफिकेसी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग और इंट्रिंसिक एक्टिविटी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। एफिकेसी को आप अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कह सकते हैं, मतलब कि ड्रग जो बॉडी के अंदर गई है तो कितना रिस्पॉन्स आगे से आया है, कितने परसेंट उसने किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट किया है या उससे जो एक्शन था वो परफॉर्म करवाया, तो वो उसकी एफिकेसी होगी। फिर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या है? ऐसी एक फुल एगोनिस्ट अगर आप कहें तो ऐसी ड्रग जो कि फुली एफिकेशियस हो, 100% बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे, उसको फुल एगोनिस्ट कहेंगे। और एगोनिस्ट के अपोजिट एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट वो केमिकल्स हैं जो कि ब्लॉक करते हैं कुछ रिसेप्टर्स को और वो ड्रग के अपोजिट काम करते हैं, मतलब ड्रग ने जाके तो उनको एक्चुअली उनके एक्शन को रिवर्स करना होता है। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो हैं दे आर की एजेंट्स इन द केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब बाज़ औकात किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करना ज़रूरी होता है तो वहाँ पे एंटागोनिस्ट काम करते हैं और किसी को एक्टिवेट करने के लिए एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट अगर खुद से ना काम कर पाए तो फिर कोई इलनेस हो जाती है और फिर हम ऐसे कोई एक ड्रग देते हैं जो कि उस एगोनिस्ट के फंक्शन को परफॉर्म करती है और वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करना शुरू कर देती है। एक चीज़ आपने देखनी है कि पोटेंसी और एफिकेसी ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनको आपस में मिक्स नहीं करना। एफिकेसी वो है कि ड्रग कितना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है, लेकिन जो पोटेंसी है वो कितनी अमाउंट में ड्रग ली जाए तो कितना रिस्पॉन्स देती है, वो उससे रिलेटेड है। तो इस तरह अगर किसी एगोनिस्ट की एफिकेसी हाई हो तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इट ऑल्सो डिस्प्लेज हाई पोटेंसी, और ये वाइस वर्सा, मतलब इसको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। तो जो एगोनिस्ट मैक्सिमम रेस्पॉन्स शो करेगा उसको फुल एगोनिस्ट कहेंगे और जो लो रेस्पॉन्स शो करेगा उसको पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। यहाँ पे आप देखें एक ग्राफ शो किया गया है जिसके अंदर वाई एक्सिस पे आपको मैक्सिमम रेस्पॉन्स नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ड्रग की माइक्रोमोल्स में कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप अगर देखें कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो उनका रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है और यहाँ पे आके 50 माइक्रोमोल्स पे ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है, ऊपर वाली लाइन है, इसमें आप देखें कि इसका 100% के करीब रिस्पॉन्स है, तो इसको हम फुल एगोनिस्ट कहेंगे। लेकिन उतनी ही अमाउंट पे ये दूसरे वाली जो ड्रग है या मॉलिक्यूल है इसका पार्शियल रिस्पॉन्स है, मतलब ये तकरीबन 50% के करीब इसका रिस्पॉन्स है, तो इसको हम पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। तो एगोनिस्ट की टाइप्स हैं जो कि फुल रिस्पॉन्स दे उसको फुल एगोनिस्ट कहेंगे और जो पार्शियल रिस्पॉन्स दे उसको पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अब हम इस एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की जो मज़ीद डिटेल्स हैं इनको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे और फिर डिफरेंट जो बॉन्डिंग मोड्स हैं ड्रग के, मतलब वो किस किस तरह से बॉन्ड कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, या किस किस तरह की बॉन्डिंग उसके अंदर पॉसिबल है, वो भी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।